आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में परिमंडल के बारे में जानकारी हासिल करने के क्रम में स्थल मंडल को जान चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल, तीनों मंडलों को जानेंगे जो बाकी बच गया था। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कुछ बच्चों का डिमांड है कि मैडम PDF उपलब्ध कराइए। PDF बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। करना क्या है अब तुम लोग को कि मैं बताती जा रही हूँ, साथ साथ में पेन पेपर ले लो और उसको लिखो। जितना वर्क, जिस भी काम में हम लोग जितना टाइम देंगे वो काम हमें सीधा ज्ञान में पहुँचेगा। तो इसलिए मैं चाहूँगी अपने बच्चों से कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हुए हम लोग आगे बढ़ें। जो भी मैं बता रही हूँ उसको पेन कॉपी ले लो, आराम से लिखते चलो, कुछ उसको समझते चलो। अगर कहीं पर डाउट लगता है उसको कमेंट में ज़रूर लिखो। आज का जो हमारा टॉपिक है परिमंडल के तहत जल मंडल। जल मंडल को हम लोग जान रहे हैं कि इसे हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। और ये ग्रीक भाषा के किस शब्द से है? ह्यूडोर, जिसका अर्थ हो जाता है जल। इतनी बातें हम लोग पीछे वाले वीडियो में भी जान चुके हैं, लेकिन इसको रिमाइंड कर लें। तो ये जल की बात, जल यानी पृथ्वी पर उपलब्ध सारे जितने भी जल हैं उनकी बात हम लोग आज करेंगे। तो एक बात याद होगा बच्चों कि स्थल मंडल को बताने के क्रम में मैं बताई थी कि महाद्वीपीय भाग और ये जो जल वाला क्षेत्र है इसका भी भाग, यानी कौन सा भाग, उसका तल, वो आता है स्थल मंडल में। लेकिन उसमें जो उपलब्ध जल है वो जल मंडल के तहत जाना जाता है। तो आज उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पूरी पृथ्वी पर स्थल मंडल जो है, यानी कि ये जो हमको महादेश दिखाई दे रहे हैं, ये 29% भाग में है। पूरी धरती का 29% भाग स्थल मंडल है, जबकि स्थल भाग है। इसका 71% भाग जल भाग है। तो यह जो हिस्सा है वो काफ़ी अधिक है। और इसी को अगर 100% मान लिया जाए 71 को, तो हमारे यहाँ जो 97.5 भाग है वो खारा जल है। खारा जल को कहा जाता है लवणीय जल। लवणीय जल है। और 2.5% हिस्सा जो है वो अलवणीय है, यानी मृदु जल है। और इस 2.5 जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं लवणीय जल का, इसी पर पूरी दुनिया आश्रित है। पूरे जीव जगत जितना भी जो है सब इसी पर आश्रित है। ये तो हमारे काम का ही नहीं है। 97.5 यानी रोज़मर्रा के काम का नहीं है। तो वैसी स्थिति में ये 2.5 जो प्रतिशत है, इसमें भी 2% हिस्सा बर्फीला क्षेत्र में आ जाता है। और बाकी बचे क्षेत्र से ही हम लोग क्या करते हैं, अपना पूरा जीवन निर्भर हमारा करता है। तो निश्चित है कि इस जल वाले क्षेत्र में संरक्षण के लिए हमेशा कारगर कदम उठाना पड़ेगा। तो आज हम लोग इसको अभी नज़रअंदाज करते हुए बात करें अपने जल मंडल की। उसमें क्षेत्र आता है हमारा जो महासागर के रूप में उपलब्ध है पूरी धरती पर। तो पहला एरिया आता है प्रशांत महासागर का। ये पूरा इधर से लेकर के ये पूरे भाग में प्रशांत महासागर है। पहला नज़र हम लोग डाल दें, ये जो है ये प्रशांत महासागर का इलाका हो गया। उधर से लेकर के राउंडेड ये पूरा ये 1। और दूसरा अगर हम लोग देखें तो ये अटलांटिक महासागर है। और तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिणी महासागर, और 5वें नंबर पे आ जाता है आर्कटिक महासागर। इस फिगर में हम लोगों ने सारे जितने भी महासागर हैं उनको जाना कि कौन कौन से महासागर कहाँ कहाँ हैं। अब एक एक को जानते हैं। इस फिगर में हम लोग प्रशांत महासागर को देख रहे हैं। पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, ये जो महासागर है सबसे बड़ा महासागर है
इसके पूरब में ये वाले इलाके में हम लोग देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका, वो दक्षिण अमेरिका, और इस तरफ से ये पूरा एशिया और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। तो एक स्थिति हमको नज़र आती है कि ये जो है वो करीब करीब गोलाकार नज़र आ रहा है। इसलिए कहा जाता है कि प्रशांत महासागर आकार में वृत्ताकार है या गोलाकार है, और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। और यहाँ पर सबसे बड़ा, जैसे हम लोग स्थल भाग में जाने थे कि सबसे ऊंची भूमि कौन सी है, तो अपना हिमालय पर्वत जिसमें माउंट एवरेस्ट को जानते थे, उसी तरह से इसमें सबसे गहरा जो मैरियाना गर्त पाया जाता है, इसका नाम है मैरियाना गर्त। और यह गर्त, इसकी जो गहराई है वो 11,022 मीटर नीचे है। अब सोचने वाली बात है, वो 8,848 जो माउंट एवरेस्ट है वो ऊंचा था, ये उससे भी गहरा है 11,022 मीटर नीचे। तो ये प्रशांत महासागर में प्राप्त होता है। और इस तरह से इसकी स्थिति को हम लोग देखें, जाने कि इसके पूरब में क्या है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया, मिला करके ये वृत्ताकार स्थिति में है। इसमें सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, यह जो महासागर है ये प्रशांत के बाद दूसरा बड़ा महासागर है। इसकी आकृति एस जैसी बनती है। ये अगर देखा जाए तो अंग्रेजी अक्षर का एस बनता है, और इसके पूरब में यहाँ पर यूरोप, अफ्रीका, और पश्चिम की ओर ध्यान देंगे तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका। यह जो महासागर है ये व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण और बिजी एरिया है, व्यस्त। और यहाँ पर ये जो यूरोप का एरिया है, इस वाले इलाके में भी और इस अमेरिका वाले इलाके में भी, यहाँ के जो कोस्ट एरिया है यानी किनारे के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वो काफ़ी दंतुरित हैं। दंतुरित मीन ऐसे कटे छटे हैं। कटे छटे होने के कारण यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बंदरगाह और वैसे व्यस्ततम बंदरगाह हैं जिनसे कि व्यापार हुआ करता है। तो यह काफ़ी व्यस्ततम एरिया है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। यह प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर के बाद तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, हिंद महासागर। यह जो है वो किसी देश के नाम पर आधारित पहला ऐसा महासागर है जिसको कि अपने देश हिंदुस्तान के आधार पर इसको हिंद महासागर कहा गया है, या इंडियन ओशियन भी इंडिया के नाम पर निर्धारित है। यह जो आकृति में है तो यहाँ हम लोग जानते हैं ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, तो निश्चित है यहाँ से है अपना हिंद महासागर। तो यह जो पूरा एरिया है वो त्रिभुजाकार आकृति देता है। त्रिभुजाकार आकृति में हिंद महासागर की आकृति है। और यह हिंद महासागर अगर हम लोग ध्यान दें तो पूरब की ओर अपना ही एशिया के भाग और वो ऑस्ट्रेलिया, और पश्चिम की ओर यहाँ पर अफ्रीका स्थित है। इस तरह से ये त्रिभुजाकार स्थिति बनाते हुए तीसरा बड़ा महासागर है। चौथे महासागर को देखते हैं दक्षिणी महासागर। यह जो है ये दक्षिणी महासागर है। दक्षिणी महासागर जो होता है वो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बाद ये अंटार्कटिका तक जो जितना एरिया पाया जाता है वो सभी दक्षिणी महासागर के नाम से जाना जाता है। ये जो एरिया है दक्षिणी महासागर यानी सदर्न ओशियन, ये पूरा 60 डिग्री यहाँ से लेकर के या इस पूरे क्षेत्र को वो पैसिफिक सागर यानी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर और इधर से अटलांटिक महासागर, ये सारे महासागर इसमें आकर के मिलते हैं। तीनों महासागर, प्रशांत महासागर का भी दक्षिणी एरिया, हिंद महासागर का भी और अटलांटिक महासागर का भी। ये 60 डिग्री अक्षांश के बाद से इसको क्या मान लिया जाता है, दक्षिणी महासागर। और ये जो दक्षिणी महासागर है करीब करीब अंटार्कटिका की तरह ही जमा हुआ भाग ही माना जाता है। एक चीज़ ध्यान देने का है बच्चों, IHO के तहत 4 ही महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर,
हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। इस दक्षिणी महासागर को मान्यता नहीं दिया है। अब अगले महासागर को जानते हैं। अब आते हैं हम लोग आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है वो बिल्कुल नॉर्थ जो पोल है उसमें अवस्थित। यह आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर। ये महासागर जो है यहाँ पर बर्फ ज़्यादा पाया जाता है, कारण कि ये उत्तरी ध्रुव पर है। और ये वाला एरिया जो है ये पूरब की ओर, ये पूरा यूरेशिया है, यानी एशिया का आधा भाग, और यहाँ पर है यूरोप। ये पश्चिम की ओर हम लोग देखते हैं तो ये अलास्का, कनाडा, ये पूरा एरिया यानी कि अमेरिका वाला एरिया घेरे हुए है। तो इस तरह से यह जो पूरा क्षेत्र बनता है ये भी एक छोटा सा महासागर के रूप में दिखाई देता है, जो सदैव बर्फ से आच्छादित रहता है। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे हम लोग कि जल मंडल को अभी हम लोगों ने शॉर्टली जाना, उन सब को एक एक करके सारा स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जितने भी टॉपिक्स हैं सभी पर बारीकी से अध्ययन करेंगे और अगली पढ़ाई में उसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। इतना हम लोगों ने जाना कि सारे जितने भी जल मंडल हैं वो किस किस महासागरों के रूप में हमें हैं, और इनके पूरब में क्या है, उत्तर में कौन सा महादेश है, पश्चिम में कौन सा है, इन सब स्थितियों के बारे में अभी हम लोग जानकारी हासिल की है। अब अगला हम लोग जानेंगे जल मंडल के तहत हम लोगों ने महासागरों पर विचार किया। तो पहला हम लोगों ने देखा प्रशांत महासागर को, यह पूरा एरिया, और इधर से क्योंकि ग्लोब क्या होता है, वो ग्लोब जो होता है गोल होता है। ग्लोब में आप देखोगे तो ये एक पास नज़र आएगा, ये टूटे हुए रूप में नहीं दिखेगा, जिसको हम लोगों ने बाई फिगर भी केयर किया, देखा। तो ये दोनों ही यूँ ऐसे जुटेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वाला पार्ट भी इधर आके मिल जाएगा और गोलाकार आकृति देगा। ये प्रशांत महासागर, और दूसरा ऐसा आकार की आकृति बनाता हुआ ये अटलांटिक महासागर, और तीसरा हम लोगों ने जाना हिंद महासागर को, और चौथा ये दक्षिणी महासागर, और पांचवें को जाना है आर्कटिक महासागर। इस तरह से अब अगली जानकारी हम लोग लेते हैं वायुमंडल की। अब जल मंडल के बाद हम लोग जानेंगे वायुमंडल। वायुमंडल, इसको इंग्लिश में एटमॉस्फेयर, और ये ग्रीक भाषा के एटमोस से लिया गया है। एटमोस से इसका अर्थ हो जाता है वाष्प। वाष्प मीन वेपर। अब इतनी जानकारी के बाद कि अभी जो हमारी धरती है ये यहाँ ये दिखाई दे रही है, इसके चारों ओर जो वायु का स्तर है, जो लेवल है, वो घेरे हुए हैं, और उसी को कहा जाता है वायुमंडल। वायुमंडल में भी कई पार्ट्स हैं, इसको हम लोग एकदम आराम से जानकारी ग्रहण करेंगे। ध्यान देना है कि अभी हम लोग नाम को जान लें। ये ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल हुआ। ये हो गया समताप मंडल, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। ये हो गया मेसोस्फेयर, ये मध्य मंडल। ये है थर्मोस्फेयर, इसको आयन मंडल कहा जाता है, आयन मंडल। और ये है एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अपनी धरती को जो पूरा मंडल वायुमंडल का घेरा है, उसमें पहला क्षोभ मंडल जो कि 0 से लेकर के 10 माइल तक यानी कि ये घेरे हुए हैं। ये है समताप मंडल, ये है मध्य मंडल, और ये आयन मंडल, और ये बहिर्मंडल। इन सब की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे विस्तार से, लेकिन अभी बस जान लें कि ये कौन कौन से मंडल हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस पूरे अर्थ के चारों ओर जो वायुमंडल है वो उसमें क्या क्या पाया जाता है। इससे पहले हम लोग जान लें कि जो पिछला वीडियो में हम क्लियर करे हुए हैं कि किस तरह से ग्रहों का निर्माण हुआ, किस तरह से ये पूरा निर्माण कार्य हुआ, उसमें याद होगा आप लोग को कि बताए थे कि अपनी जो धरती थी पहले, इसको एक पतला आवरण मिला हुआ था। पतला आवरण जो था
ये धरती को एक पतला आवरण मिला हुआ था जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन, ये दो गैस पाए जाते थे, हाइड्रोजन और हीलियम। और ये गैस जो थे वो सौर विकिरणों के कारण, जो सौर से किरण आई और उनके इसमें ये विनष्ट हो गए। और ये स्थिति जो थी वो किसी जीव के जीने लायक नहीं थी, काफ़ी ज्वलंत स्थिति थी। और उन दिनों की बात होगी याद कि हमने यह भी बताया था कि इसमें इतना ये तप्त था, पूरा एरिया इतना तप्त था कि कई जगहों से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ करता था, सभी जगहों से टूट फूट ज्वालामुखी, यानी जो एक इसके निर्माण कार्य का जो स्थिति रहा उस समय ज्वालामुखी विस्फोट से क्या हुआ कि जलवाष्प, नाइट्रोजन, ये सारे गैस मिलने शुरू हुए। यानी पहला जो हमारा रहा वो आदिकालिक, उस समय हाइड्रोजन और हीलियम ये आवरण मिला। दूसरी जब स्थिति आई, जब विभेदन प्रक्रिया होने लगी, इसका निर्माण कार्य काफ़ी आगे की ओर बढ़ने लगा, उस समय ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ये जो गैस अन्य मिले, जलवाष्प मिला, नाइट्रोजन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, इन सब की उपलब्धता रही, लेकिन ऑक्सीजन की उस समय उपलब्धता नहीं थी। बाद में जो तीसरी स्थिति आई है उसमें वो वाष्पीकरण के कारण बादलों का निर्माण हुआ, पानी बरसा और उसमें एक छोटा सा ये पौधा उगा, जिसकी वजह से क्या रहा, वो सारी स्थितियां हम लोग जान चुके हैं। तो उसकी वजह से ये वायुमंडल हमें उपलब्ध हो पाए। यानी तीसरी स्थिति जो मिली है पूरा वायुमंडल का, वो तीसरे क्रम में मिली है। इसी विभेदन के क्रम में क्या हुआ है कि जितने भी जो हल्के पदार्थ थे वो ऊपर की ओर आए और जितने भी भारी पदार्थ थे वो नीचे की ओर गए। जो विभेदन प्रक्रिया याद होगा आप लोगों को, तो उसमें हम लोग जानते हैं कि जितने भी जो हल्के पदार्थ हैं वो ऊपर की ओर आए और जितने भी भारी पदार्थ थे वो नीचे की ओर आए, जिससे चुंबकत्व की क्षमता इस पृथ्वी में आई। और इसी चुंबकत्व के कारण वायुमंडल को अपने में पकड़ के जकड़ के रखने की क्षमता अपनी पृथ्वी को है। और यही वजह है कि अपनी धरती पर ये बढ़िया सा एक वातावरण पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे ये पूरी पृथ्वी है, तो वैसी स्थिति में पूरी पृथ्वी पर जो आवरण पाया जाता है गैसों का, उसमें 78% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन जो है किसी किसी बुक में लिखा रहेगा 20.95, तो उसमें भी घबराना नहीं है, वो यही है ऑक्सीजन का। और उसके बाद आ जाता है आर्गन, ये है 0.96%, और तब आता है स्थिति कार्बन का, यानी 0.04%। उसके बाद अन्य में जितना बचता है उसमें अन्य आ जाता है। तो वैसी स्थिति जो यहाँ पर उत्पन्न हो रही है वह यह बताती है पूरी पृथ्वी पर जो वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की। अब यहाँ पर यह भी होगा कि जब हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए, जीवनदायिनी ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन इतना मात्रा में रह के क्या करता है, तो नाइट्रोजन का भी वर्क है। नाइट्रोजन जो है वो जितने भी सजीव हैं, जितना भी जीव जगत है, पादप जगत है, उन सब के वृद्धि में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो नाइट्रोजन वृद्धि करने में सहायक होता है। और ऑक्सीजन जो है, इसके बारे में तो ज़्यादा चर्चा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए जीवनदायिनी है, यानी प्राण वायु भी इसे कहा गया है ऑक्सीजन को। तो ये श्वसन के कार्य आता है, हम उसी पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, जीते हैं। उसके बाद है ये आर्गन और तब है कार्बन, और उसके बाद अन्य गैस आते हैं। तो ये स्थिति रही गैसों के आवंटन की। एक चीज़ है, इसको ध्यान देना होगा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, वायुमंडल में जो जितनी भी गैसें पाई जाती हैं ये निचले स्तर में ज़्यादा पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है, तो निचले स्तर में इसका घनत्व तो अधिक रहेगा और इससे ऊपर जाने पर थोड़ा इसमें कम आएगा, और ऊपर की ओर जाने पर यह घनत्व तो और भी कम हो जाता है, और भी दूर दूर। तो इस तरह की स्थिति जो है यह साबित करती है कि जैसे पर्वतारोहियों के बारे में हम लोग सुनते हैं कि पर्वतारोही जो होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन लेकर के चढ़ते हैं। कारण ऊपर की ओर यानी ऊंचाई की ओर जाने पर वायुमंडल का जो एरिया है उसमें घनत्व में कमी आती है। एक चीज़ और कि जितने भी वायु दाब हैं, वायु दाब उसको कहा जाता है जो प्रति इकाई क्षेत्र में जो हवा के द्वारा दबाव बनता है। तो उस दबाव का सब जगह एक समान स्थिति नहीं पाया जाता है।
कहीं पर उच्च वायु दाब होता है, कहीं पर निम्न वायु दाब। तो उच्च वायु दाब की ओर से निम्न वायु दाब की ओर हवा चलती है। हमेशा याद रखना है कि उच्च वायु दाब ठंडी होती है और निम्न वायु दाब गर्म होती है। निम्न वायु दाब की जब कभी बात हो तो वो एरिया गर्म है और उच्च वायु दाब ठंडा है, और ठंडे की ओर से हवा जाकर के उस गर्म वाले इलाके को भरती है। जब ये भरती है उस एरिया को, तो उसमें एक गति होती है, और गति जब होती है तो उसी को नाम दिया जाता है पवन, यानी गतिशील वायु को पवन या वायु के नाम से जाना जाता है। और गति कैसे हुई? तो वायु दाब के कारण। ऊंचाई पर जाने पर क्या हो रहा है? घनत्व कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? पर्वतारोहियों को भी श्वसन करने में आसानी नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोग अभी वायुमंडल को शॉर्टली जाने। अब जानेंगे जीवमंडल। हम लोग जाने स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। अब जानेंगे जीवमंडल। जीवमंडल बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है ये ग्रीक भाषा के बायोस शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है जीवन, जिसका अर्थ है जीवन। तो जीवन में दो चीज़ें हो जाएंगी। एक जीव जगत और दूसरा आ जाएगा पादप जगत। दोनों ही चीज़ें जीवन को दर्शाती हैं। अब वैसी स्थिति में ये स्थल मंडल, वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पूरा जमीनी भाग स्थल मंडल, और ये है जल मंडल, और ये हो गया वायुमंडल। तीनों ही जगहों में जीवों की जो उपलब्धता है वो जीव मंडल के तहत आता है। तो जीव मंडल बहुत बड़ा एरिया नहीं है, इसको कहा जाता है कि ये सीमित क्षेत्र है, यानी सभी जगहों पर मनुष्यों का मिलना, जीवों का मिलना ऐसा जरूरी नहीं कि सभी जगह पर मिलेगा ही मिलेगा। कहीं कहीं ऐसा वीरान जगह होता है जहाँ पर जीवों का रहना सही नहीं हो पाता है। तो वैसी स्थिति में तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सीमित क्षेत्र। मान लिया जाए ये स्थल मंडल हुआ, ये हमारा हो गया जल मंडल, और ये हो गया वायुमंडल। तो यह जो एरिया है जहाँ पर सभी यानी स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों की उपलब्धता जहाँ पर सही से मिले, वहीं पर जीव जगत पाया जाता है। तो वैसी स्थिति में इसीलिए इसको सीमित क्षेत्र में माना जाता है कि यह सीमित क्षेत्र में प्राप्त होता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि पूरे जीवों में अगर बात की जाए मनुष्यों की, तो मनुष्य सबसे ज्ञानी और सबसे महत्वाकांक्षी होता है। और महत्वाकांक्षी होने के कारण क्या करता है कि वो स्थल मंडल में, जल मंडल में और वायुमंडल तीनों में ही अपना आधिपत्य जमाने का सोचता है, और जिसकी वजह से क्या करता है कि तीनों को छत बिछत करता है। इनका उपयोग करने के चक्कर में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, लालच और लिप्सा हमारी इन सबों को क्या करती है कि छत और बिछत करने पर तुली हुई है। यही वजह है कि हम जो मानव हैं वो पूरे धरती पर सबसे ज्ञानी और महत्वाकांक्षी होने के नाते स्वार्थी भी हैं, और स्वार्थी जब हैं तब संसाधनों का एकदम विदोहन करने पर तत्पर रहते हैं, और जिसकी वजह से जितना भी भूतापन है या प्रदूषण है या कई तरह की जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन सब का हम जड़ हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति में हम मानवों को विचारपूर्ण ढंग से अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा, ताकि हम विकास के प्रक्रम को भी बनाए चलें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी इसे सारी चीज़ों को उपलब्ध रहने दें और सही सुरक्षित रहने दें। इस तरह से स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों का हम सुनियोजित तरीके से अपने जीवन में विकास के प्रक्रम में उपयोग करें, लेकिन वो आगामी समय के लिए भी उपलब्ध रहे, इस पर ज़रूर विचार करें। ऐसा ना हो कि हमारा विकास आगामी समय के लिए वो पतन का एक सबब बन जाए। तो इस पर ज़रूर हम लोग ध्यान देंगे और आगामी समय को चैन से जीने लायक बनाते हुए और आगे का हम लोग विकास का प्रक्रम सुनियोजित ढंग से तैयार करेंगे। और इसी के साथ मैं बच्चों से उम्मीद करती हूँ कि आप
कॉपी और पेन पेपर लेकर के बैठे होंगे और आप हमारी बातों को नोट भी कर रहे होंगे। इसमें जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ते चलेंगे। आप अध्ययनरत रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।